अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप किस तरह से कनाडा आ सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूं और कोई लाइसेंस प्रोफेशनल नहीं हूं। बस इस वीडियो में जो भी है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरी पर्सनल रिसर्च है। तो आपको चाहिए कि ये वीडियो देखकर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे, कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपकी खुद की रिसर्च करनी होगी। तो बीइंग सेड दैट, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। देखिए, कनाडा आने के कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे फेमस तरीका है वो होता है स्टूडेंट परमिट पे। आप स्टडी परमिट पे आ सकते हो एज ए स्टूडेंट। इसके अलावा आप यहाँ पे इमिग्रेट भी कर सकते हो एज ए परमानेंट रेसिडेंट। और फिर अगर आपके हस्बैंड या आपके वाइफ यहाँ पर कनाडा में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट है या फिर किसी स्किल्ड फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो फिर आप उनके साथ जो है सो डिपेंडेंट वीज़ा पर भी आ सकते हो, जिसको ओपन वर्क परमिट भी कहते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हो तो आप अपने पेरेंट्स को विजिटर वीज़ा पे, या फिर जिसको बोलते हैं सुपर वीज़ा बोलते हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंसी पर बुला सकते हो अगर आप ऑलरेडी परमानेंट रेसिडेंट हो। तो इस तरह से कई तरीके होते हैं कनाडा आने के। इसके अलावा आप इन्वेस्टर की तरह भी आ सकते हो कनाडा। सबसे जो फेमस तरीका है कनाडा का, वो एज ए आप स्टूडेंट आ सकते हो कनाडा, जिसको यहाँ पर स्टडी परमिट बोलते हैं। तो अगर आप स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करोगे, किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे, फीस पे करोगे, तो आप यहाँ पर स्टडी परमिट पे आ सकते हो। तो ये बहुत इजी तरीका होता है कनाडा आने का, लेकिन ये सबसे महंगा तरीका भी होता है। क्योंकि जब मैं 2014 में कनाडा आया था, तब तकरीबन हमारी फीस हुआ करती थी $14,000 कैनेडियन डॉलर्स। तो अब तो और ज़्यादा हो गई होगी, क्योंकि अब तो 2022 2023 स्टार्ट होने वाला है। तो आप यहाँ पर आ सकते हो स्टडी परमिट पे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खर्चे वाला काम होता है। तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, अगर आपकी फैमिली वेल ऑफ है, तो फिर आप ज़रूर इस स्टडी परमिट पे आ सकते हो। बहुत ईजी होता है। इसमें भी रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, लेकिन कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ वीज़ा इसमें रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो जब आप कनाडा स्टूडेंट पर आते हो, एज ए स्टूडेंट आते हो, तो आप यहाँ पर लिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो। लेकिन जब आपके स्टडीज खत्म होते हैं तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है। अगर आप 1 साल पढ़ाई करोगे तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 2 साल पढ़ेंगे तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन ये वर्क परमिट हर किसी को नहीं देते। जब जिस इंस्टीट्यूशन, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं आप, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट में। अगर वो इंस्टीट्यूशन और आपका कोर्स उस क्राइटेरिया में फिट होता है, तो फिर आप एलिजिबल होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए। एक और जो चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखनी होगी जब आप स्टडी परमिट पे आते हो कनाडा, तो आपको एक अच्छे रेप्यूटेटेड कंसल्टेंट या फिर रेप्यूटेटेड इमिग्रेशन लॉयर के जरिए से आना होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे ही ऑर्डिनरी किसी कंसल्टेंसी से आओगे, तो जाहिर सी ये बात है कि वो लोग आपको जो है सो थोड़ा परेशान करेंगे, या फिर थोड़ा आपको गलत कॉलेजेस में दिला देंगे, किसी दूर की सिटी में दिला देंगे। लेकिन अगर आप कोई रेप्यूटेटेड कंसल्टेंसी से आओगे, अगर आपके कोई कजिन्स या आपके फैमिली मेम्बर्स कनाडा में है, उनसे अगर आप डिस्कस करोगे, तो आपको एक अच्छी आइडिया आएगी इस चीज़ के बारे में। तो मेरा तो हर एक को यही सजेशन रहेगा कि आप एक रेप्यूटेटेड कंसल्टेंट या फिर एक रेप्यूटेटेड इमिग्रेशन लॉयर के जरिए से आए, ताकि आपके पैसे भी कम खर्चा हो आने के लिए, और जो है सो आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले कनाडा में। तो दूसरा जो मशहूर तरीका है कनाडा आने का, वन ऑफ द मोस्ट फेमस तरीका है कनाडा आने का, अपार्ट फ्रॉम स्टडी परमिट, वो ये है कि आप यहाँ पे इमिग्रेट कर सकते हो एज ए परमानेंट रेसिडेंट। तो परमानेंट रेसिडेंसी में भी कई तरीके के, कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स होते हैं आने के लिए। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है या फिर एक्सप्रेस एंट्री है। तो जो भी तरीका आपके लिए जो सूटेबल है, जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल है, आप वो तरीके से आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया कनाडा के बाहर है तो आपके लिए यूजुअली लोग एक्सप्रेस एंट्री से आते हैं। लेकिन अब अगर आप ऑलरेडी कनाडा में एज ए स्टूडेंट हो, यहाँ पे कनाडा का एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी है, तो फिर आप कनाडा में कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास नाम की एक स्ट्रीम होती है, उससे आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो डिफरेंस जो परमानेंट रेसिडेंसी और स्टडी परमिट में ये है कि जब आप स्टडी परमिट पे आते हो एज अ स्टूडेंट, तो इसमें आपको कई सारी फीस पे करनी होती है। अगर आप 2 साल के लिए पढ़ रहे हो तो आपको 2 साल की फीस पे करनी होगी, 2 साल का अकोमोडेशन है। फिर उसके बाद आपको वर्क परमिट अप्लाई करना होगा, फिर आपको वर्क परमिट पे काम करना होगा, एक्सपीरियंस गेन करना होगा, तब जाके आप परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई करते हो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस एंट्री से आते हो फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कनाडा और आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो उसमें आपका फ़ायदा ये है कि आप इतनी सारी जो फीस पे करते हो आप स्टडी परमिट में, ये सारी बचा लेते हो। और जो स्टूडेंट लाइफ में आपका जो टाइम गुजरता है यहाँ पे एज ए स्टूडेंट, फिर एज ए पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे आपका जितना जो टाइम गुजरता है, ये सारा टाइम भी आप बचा लेते हो। वंस अगेन, परमानेंट रेसिडेंसी में भी आपको वही चीज़ों का ख्याल रखना होगा जिस तरह से आप स्टडी परमिट में रखते हो। वही आपको एक अच्छे कंसल्टेंट के जरिए आना होगा या अच्छे इमिग्रेशन लॉयर के जरिए आना होगा। तो यही इसमें, अगर आप खुद से रिसर्च करके आना चाहते हो
तो आप बिल्कुल आ सकते हो आपकी खुद की रिसर्च करके। इसमें आपको कोई इमिग्रेशन लॉयर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस यही चीज़ आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी होगी कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन गेन कर रहा हूँ वो ऑफिशियल वेबसाइट से हो। फॉर एग्जांपल ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि आप लोग को मैंने शायद बता दिया ऑलरेडी इस वीडियो में कि canada.ca/immigration ये होती है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आपको चाहिए कि आप इस तरह के ऑफिशियल सोर्सेज से अपना नॉलेज गेन करें। ये तो दो तरीके हो गए कनाडा आने के, एज ए स्टूडेंट या एज ए परमानेंट रेसिडेंस। एक और तरीका होता है कनाडा का जो बहुत सिंपल होता है, कई सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जिसको कहते हैं डिपेंडेंट वीजा या ओपन वर्क परमिट। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या फिर वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं एक स्किल्ड कैटेगरी में, या फिर वो यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट है, तो फिर आप भी यहाँ कनाडा आ सकते हैं ओपन वर्क परमिट पे और यहाँ पर आके आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, गिवन कि आप सारे कंडीशंस फुलफिल हो, सारे रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करें। तो इसलिए अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएंगे, अच्छे लॉयर के पास जाएंगे और उनसे अगर आप अपनी सिचुएशन बताएंगे कि आपके हस्बैंड या वाइफ कनाडा में ऑलरेडी है, तो फिर वो आपको अच्छे डिटेल में समझाएंगे कि किस तरह से आप ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो और डिपेंडेंट वीजा पे कनाडा आकर फुल टाइम काम कर सकते हो। एक और जो तरीका है कनाडा आने का वो होता है विजिटर वीजा। ये भी बहुत फेमस तरीका है, कई सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बस इसकी नेगेटिव चीज ये है विजिटर वीजा की कि अगर आप विजिटर वीजा पे आएंगे तो बस आपको विजिट करना होगा, जैसा कि उसका नाम है विजिटर वीजा। ना आप कोई जॉब कर सकोगे, ना आप पढ़ सकोगे यहाँ पर, बस आपको विजिट करके वापस जाना होगा। कई लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो लोग के पास ऑलरेडी पैसा है, बस वो विजिट करने के लिए आना चाहते हैं, कुछ दिन कनाडा को देखना चाहते हैं यहाँ पर मूव होने से पहले, तो वो भी एक अच्छी आइडिया है, लेकिन इसके लिए डेफिनेटली पैसा खर्चा होगा और इसका अप्रूवल रेट भी उतना कोई ज्यादा होता नहीं है। क्योंकि मैंने अपने सर्कल में कई सारे लोगों से पूछा था विजिटर वीजा के बारे में, कई सारे लोगों का विजिटर वीजा अप्रूव होता नहीं है, रिजेक्ट करते हैं वो लोग कोई ना कोई रीजन बताकर। लेकिन अगर आप फिर भी अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने से तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके पास पैसा है, आप घूमना चाहते हैं कनाडा, तो डेफिनेटली विजिटर वीजा भी एक ऑप्शन होता है कनाडा आने के लिए। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हो एज ए सिटीजन या परमानेंट रेसिडेंट, तो फिर आप अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पर बुला सकते हो, विजिटर वीजा पे बुला सकते हो या फिर सुपर वीजा पे बुला सकते हो, या फिर वो लोग को इमिग्रेट भी यहाँ पर कर सकते हो परमानेंट रेसिडेंसी पर। तो तीनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर आप विजिटर वीजा पे अपने पेरेंट्स को बुलाएंगे तो वो कंटिन्यूसली यहाँ पर 6 मंथ्स रह सकते हैं, उसके बाद उनको वापस जाना होगा। अगर आप अपने पेरेंट्स को सुपर वीजा पे बुलाएंगे तो पहले 2 साल रह सकते थे कंटिन्यूसली, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स वो 5 साल कंटिन्यूसली यहाँ पर रह सकते हैं। और अगर आप अपने पेरेंट्स को इमिग्रेट करेंगे तो फिर तो वो परमानेंटली रह सकते हैं यहाँ पर, अपने पीआर को उन्हें रिन्यू कराना होगा और वो परमानेंटली कनाडा में रह सकते हैं। ये तो मैंने आपको सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजा का, इमिग्रेशन का मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, लेकिन जब आप अपनी खुद की रिसर्च करेंगे, canada.ca की वेबसाइट पे जाएंगे और अपनी जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको सारी कंडीशंस पता चलेंगी कि किस वीजे की कौन सी कंडीशंस होती है, कितने दिन आप रह सकते हो। और अगर आप स्टूडेंट के बारे में अगर आप पता करेंगे अगर कंसल्टेंट के पास जाके, तो आपको उसका खर्चा पता चलेगा। तो ये कई सारी चीज़ें होती है, इसमें आपको डीप रिसर्च करना होगा। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन लोगे तो मेरे हिसाब से तो कनाडा आना इतना कोई मुश्किल काम है नहीं। कई सारे लोग आते हैं और मेरे दोस्त कई सारे दूसरे कंट्रीज में हैं, कंपैरेटिवली कई सारे कंट्रीज कनाडा का प्रोसेस बहुत इजी है। बस आपका ये काम है कि आपको दिल लगा के इसमें थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा अच्छे से रिसर्च करना होगा, ऑफिशियल सोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चले। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।